चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे होंगे? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो वीडियो है बच्चे और पॉलिटी की क्लास है, आपको पता ही है बेटा, ठीक है। वीडियो को सारे लोग लाइक और शेयर कर देना। जो नए बच्चे होंगे वो वीडियो को बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? हम लोग न्यायपालिका पढ़ रहे थे। और कल संडे की क्लास के बाद तो आपको पता है मंडे को क्लास नहीं चल पाई थी बच्चे। और हमारे ख्याल से आपका बच्चे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां चल रहा था बच्चे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है और इसका अधिकार क्षेत्र क्या था। और मेरे ख्याल पहला हो चुका था आप लोगों का बच्चे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है और अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिया था आप लोगों को। हमने कहा था अगर मैटर कोई है बच्चे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया है, कोई निर्णय दे दिया है, अगर इसके विरोध में, उस जजमेंट के विरोध में आप अपील करना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो बच्चे। और मान लो हाई कोर्ट ने भी सर कोई जजमेंट दे दिया, कोई निर्णय दे दिया, तो अगर आपको वो बच्चे जजमेंट क्या है, जज नहीं रहा है, या आपको लगता है बच्चे कि हमारे साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो बच्चे, यानी हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध में। और आप अपील कर सकते हो बच्चे कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में बेटा। और अगर मान लो बच्चे कोई एक ऐसा साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट को मिल गया जो बच्चे ये साबित करता है कि आप वहां पर इन्वॉल्व नहीं थे, तो याद रखना जो यहां पर निर्णय दिया गया है, जो यहां पर निर्णय दिया गया है, तो इसके निर्णय को ये रद्द कर सकता है और इसके निर्णय को बच्चे ये रद्द करके एक नया जजमेंट दे देगा, यानी एक नया रिजल्ट दे देगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा? इसी को हम सर अपीलीय क्षेत्र कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आपको पता है बच्चे आपराधिक मैटर अलग है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अपीलीय क्षेत्र प्राप्त है सर 132 में। अगर हम 133 और 134 की बात करें तो अगर कोई मैटर बेटा आपको पता है आपराधिक है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो आपराधिक जो मैटर होगा, क्रिमिनल मैटर होगा बच्चे, वो सारा का सारा अनुच्छेद 134 में होगा। और अगर कोई मैटर सिविल का है तो याद रखना आर्टिकल 133 होगा। अपील का प्रावधान आर्टिकल 132 में है और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है सर वो आर्टिकल 131 में है। ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, ठीक है बच्चे। फिर मैंने देखो सर यहां पर मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास दो मैटर होते हैं, एक क्रिमिनल मैटर होता है, एक सिविल मैटर होता है बेटा। सिविल मैटर बच्चे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन अगर कोई मैटर आपराधिक होगा तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बच्चे। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो बच्चे, ऐसा प्रावधान है। लेकिन बेटा अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई मुद्दा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बच्चे, ठीक है। अगला इसका जो हमें तीसरा शक्ति पढ़ना था बच्चे, ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में भी क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो ऑफलाइन आने लगे हो बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं ताकि पॉलिटी वाला टॉपिक जो है वो आपको बच्चे क्या रहे, मजबूत रहे। अब जो तीसरा है सर, इसमें सलाहकारी अधिकार क्षेत्र की बात की गई है सर। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र की बात की गई है बच्चे, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है बच्चे, ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू बच्चे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब अगर बच्चे हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यहां पर आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 143 हो जाएगा बच्चे। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 143 बच्चे, ठीक है। जो हमारा ये राष्ट्रपति है ना बेटा, राष्ट्रपति जो है बच्चे किसी विधिक मामले पर, राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से बच्चे क्या कर सकता है? सलाह मांग सकता है। एक पॉइंट याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट बेटा, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह बच्चे मांग सकता है। अब ध्यान से देखना बेटा, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है
सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये बाउंड नहीं होता है बच्चे, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति ने किसी भी लीगल मैटर पर, किसी विधिक मामले पर इसे कर देना बच्चे, किसी विधिक मामले पर बच्चे वो सुप्रीम कोर्ट से, याद रखना, सलाह मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है बेटा, लेकिन सलाह दे भी सकता है सुप्रीम कोर्ट और सलाह ले बच्चे नहीं भी दे सकता। हालांकि मैक्सिमम टाइम में सुप्रीम कोर्ट बेटा राष्ट्रपति को लीगल बच्चे क्या कहते हैं मामले पर, लीगल मैटर पर सलाह दे देता है। अब ध्यान से देखना बच्चे, राष्ट्रपति ने सलाह मांगा विधिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से, अब ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है बच्चे। मान लो इसने सलाह दे दिया किसको बेटा, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकता है, मान भी सकता है, और बच्चे दूसरा होगा नहीं भी मान सकता है, नहीं भी मान सकता। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में सुप्रीम कोर्ट बेटा सलाह देता ही देता है बच्चे, ठीक है। लेकिन मानना ना मानना हमारे किस पर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। तो यही है बच्चे कि जो सलाहकारी अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति के लिए है, वो भी विधिक मामले पर, अन्य किसी मामले पर नहीं बेटा। ये सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, बट मानना ना मानना डिपेंड करता है हमारे किस पर बेटा, राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे कि ना करे। अमूमन केसों में देखा गया है कि बच्चे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। यहीं पर नोट पॉइंट लिख लेना सर, हाई कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, हाई कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त नहीं है बच्चे, ठीक है। तो याद रखना सलाहकारी जो क्षेत्र होता है बच्चे, यहां पर पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट बेटा टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकता है, और ये बेटा अनुच्छेद 143 के तहत सलाह दे भी सकता है और सलाह नहीं भी दे सकता। मानना ना मानना हमारे प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है बच्चे, ठीक है। तो आपका पहला हो गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जब कोई दो राज्यों के बीच का मैटर हो, केंद्र और राज्य का मैटर हो, कोई बच्चे जनहित याचिका का मैटर हो, और अगर बेटा मैंने कहा था फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो बेटा, उसका शोषण हो, तो इन मैटर पर बेटा हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं बच्चे, और वो सुनवाई आर्टिकल 131 के तहत बेटा करता है, ठीक है। और अभी बच्चे और आगे बात करेंगे, ठीक है। अब समादेश का अधिकार जो होता है चौथा होगा बेटा, बता देना समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो इनबॉक्स में मैसेज कर देना। अब यहां पर है बच्चे रिट ज्यूरिडिक्शन बेटा, ठीक है। रिट ज्यूरिडिक्शन बेटा, ठीक है। समावेश अधिकार क्षेत्र, ठीक है बच्चे। समावेश नहीं, समादेश होगा बच्चे, समादेश अधिकार क्षेत्र बेटा। तो ये जो होता है रिट होता है बच्चे, आपको पता है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की चौथी पावर होती है, और आपको पता है सर जी कि रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में है मेरे बच्चे, किस में है, 32 में है। और बेटा आपको पता हाई कोर्ट को भी अधिकार है अनुच्छेद 226 में,
अनुच्छेद 226 में बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे जो दोनों में डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में, ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या करता है बच्चे, रिट इसके बच्चे, चलो आगे बताते बच्चे, बस इतना अभी याद रखो। रिट जारी करने का अधिकार बेटा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है बच्चे, 226 है बेटा, ठीक है। या यहीं पर लिख सकते हो बच्चे, हाई कोर्ट जो है रिट पर बेटा स्वाविवेकी अधिकार प्राप्त है इसे, इसके स्वाविवेक पर निर्भर करता है कि ये रिट जारी कर सकता है या नहीं, लेकिन ये बाउंडेड होता है बच्चे, ये बाउंड होता है। हमारा हाई सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चे, ये रिट के लिए क्या है, बाध्यकारी है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं होता है बच्चे, इसके स्वाविवेक पर निर्भर करता है। यानी आर्टिकल 226 का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये हमारे हाई कोर्ट के बच्चे स्वाविवेक पर निर्भर करता है, इसीलिए इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है बेटा। और ये बाउंड होता है बच्चे, इसको तो फिर सुनवाई करना होगा और रिट को जारी करना ही करना होगा। किसको बेटा, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है बच्चे। तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड होता है, लेकिन हाई कोर्ट बाउंड नहीं होता है बच्चे। हमने आपको दोनों के आर्टिकल बता दिए भाई। और याद रखना सर, रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बेटा रिट जारी करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चे, हमने कितने प्रकार की रिटें आपको पढ़ाई थी, सब मैंने पढ़ा दिया था बच्चे। और आर्टिकल मैंने जब 32 पढ़ाया था तो वहां पर पढ़ाया था, हमने पहली रिट पढ़ाई थी आप लोगों को बच्चे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमने पहली रिट पढ़ाई थी बच्चे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। हमने बच्चे पहली रिट पढ़ाई थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका बच्चे जो अर्थ होता है, मीन्स होता है बेटा, याद रखिएगा, अर्थ होता है उपस्थित करना। ठीक है बच्चे। और इकलौती रिट है बेटा जो व्यक्ति की, इकलौती रिट है बेटा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से, व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी है। व्यक्ति की किससे बच्चे, स्वतंत्रता से जुड़ी है। और ये बच्चे याद रखिएगा, सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकती है और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। इकलौती रिट है बेटा जो दोनों लोगों के लिए जारी होती है, अन्य कोई भी रिट दोनों लोगों के लिए जारी नहीं होती। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर कोई व्यक्ति है बेटा, अगर कोई क्या है, व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाए भाई, गिरफ्तार कर लिया जाए बच्चे। अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को बच्चे क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए बच्चे, तो याद रखिएगा बेटा, गिरफ्तारी बच्चे अगर अवैध है तब तो बेटा ये रिट जारी होगी, और ये रिट तब जारी नहीं होगी बच्चे जब आपको पता है कि गिरफ्तारी क्या है, वैध है। तो आपको पता है सर, वैधता और अवैधता की जांच करने के लिए इस रिट को जारी करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है बेटा, अगर उसके स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और अनलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो तत्काल इस रिट द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा बच्चे, फ्री कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा बच्चे, आप याद रखिएगा। तो बच्चे ये बस इतना याद रखो बेटा, किसी भी व्यक्ति को अगर मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चे, गलत तरीके से गिरफ्तार, यानी कि पुलिस जो है बच्चे, किसी व्यक्ति को अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, करता है बेटा, तो आपको भी पता है बच्चे कि पुलिस के विरुद्ध फिर ये रिट जारी की जाएगी, उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित किया जाएगा, यानी न्यायपालिका करेगी। और ये चाहे सरकारी मैटर हो चाहे बच्चे प्राइवेट हो, दोनों के लिए जारी होगा। वैध है तो ठीक है, अवैध है बच्चे तो फिर आपको पता है बच्चे, ठीक है। इसको मैं पूरा पढ़ा चुका हूं बेटा। और अगर बच्चे यहां पर अपवाद कर लीजिए, एक्सेप्शन बात कर ले बच्चे की कब जारी नहीं होती है, तो याद रखना बच्चे, गिरफ्तारी वैध है तो नहीं जारी होगा बच्चे। और अगर ये न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर है मैटर, न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो भी ये रिट जारी बच्चे नहीं होगी। क्लियर हो जाएगा। और अगर इंसान बच्चे न्यायिक अभिरक्षा में है,
न्यायिक अभिरक्षा में है, तो इन 3 कंडीशन में बेटा इस व्यक्ति के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं होगी। ये पॉइंट्स आप याद रखना। ये तभी होगी जब आप बच्चे पुलिस जो है वो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बच्चे क्या है गलत तरीके से, तो ये रिट बच्चे क्या कर ली जाएगी, जारी कर ली जाएगी। और आपको पता ही था बच्चे कि हमने आपको पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 22 का सेकंड पॉइंट है बेटा, ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बच्चे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेटा चाहे सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके समक्ष उस व्यक्ति को बेटा उपस्थित करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और आने जाने के समय को काउंट नहीं किया जाता बच्चे। ये पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था और वहां पर बच्चे स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था और उसमें आर्टिकल 22 मैंने आपको क्लियर कराया था। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर बेटा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो बेटा और चाहे सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जिसे एसडीएम कहते हैं बच्चे, ठीक है। और उम्मीद है ये पॉइंट्स फिर से आपको समझ में आ गया होगा। गिरफ्तारी वैध है तो नहीं जारी होगा, न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर है कोई चीज बेटा तो जारी नहीं होगा, और न्यायिक अभिरक्षा में है तो बच्चे उसके लिए भी ये जारी नहीं होगा। तो आपको मैंने बता दिया सर, बंदी प्रत्यक्षीकरण इकलौती रीट है जो प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए है और ये व्यक्ति की बच्चे स्वतंत्रता से जुड़ी रीट है। ये पॉइंट एसएससी सीजीएल में आया हुआ है बच्चे, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट होता है बेटा रिट का, वो होता है हमारा परमादेश, और हम लोग कहते हैं परमादेश को मैंडामस। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। भाई आपको पता है बड़ा छोटे को आदेश देता है, बच्चे क्या कहता है, बच्चे क्या कहते हैं, आदेश देता है। तो ये बच्चे याद रखो, इसको बहुत शॉर्ट में कर लिया जाए। सरकार के विरुद्ध, निगम के विरुद्ध, कोई भी सरकारी संगठन है बेटा, ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो इनके विरुद्ध बच्चे परमादेश की रिट जारी कर दी जाती है बच्चे, ठीक है। यहां निगम की तरह, निगम सरकार में ही आ जाएगा, यहां पर सरकारी व्यक्त कर लेना बेटा, सारे में सरकारी सरकारी होगा बच्चे। अगर ये लोग बेटा लीगल तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो बच्चे इनको आदेश दिया जाता है बच्चे, ठीक है। यानी हम आदेश देते हैं बच्चे, आदेश देना। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये लोग अपने ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे, जैसे कोई काम हम कराने गए किससे बेटा, एसडीएम से, एसडीएम नहीं सुनना है बच्चे तो हम इसके ऊपर तो जा सकते हैं ना डीएम के पास बेटा, और अगर कोई नहीं सुनना है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक तो न्यायपालिका है, तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बेटा या हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट इनको क्या दे देगा, आदेश दे देगा कि मैं आदेश देता हूं आप अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हो, यानी आपको जो काम करना चाहिए उस आदमी के लिए आप वो कार्य नहीं कर रहे हो, तत्काल प्रभाव से उसके कार्य को क्या किया जाए, पूरा किया जाए बच्चे। इसी को हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, परमादेश। अब वहां पर भी आपको पढ़ाया था सर कि बच्चे आदेश नहीं दिया जा सकता किसको किसको, यानी एक्सेप्शन भी होगा, पक्का है अपवाद होगा। अब यहां पर बच्चे अगर इस रिट की बात करें तो ये रिट बेटा राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं जारी होगी और ना राज्यपाल के विरुद्ध, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं होगी बच्चे। और सरकार के विवेकाधीन मामलों पर जो स्वाविवेकीय कार्य होगा हमारी सरकार का, उसके विरुद्ध भी बेटा ये आदेश नहीं दिया जाता। तो याद रखना बच्चे, आदेश जो होता है हरदम उच्च जो होता है बेटा अपने निम्न को देता है। कोई भी सरकारी आदमी जो कार्य नहीं कर रहा है, जैसे एसडीएम कार्य नहीं कर रहा है, डीएम नहीं कार्य कर रहा है, फिर बच्चे कोई सरकारी संगठन कार्य नहीं कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं बेटा, ठीक है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट कोई कार्य नहीं कर रहा हो, बहुत सारी डिपार्टमेंट होते हैं बेटा, और गवर्नमेंट अगर कार्य नहीं कर रही हो, निगम कार्य ना कर रहा हो, तो इन
इनको बच्चे कार्य करने का आदेश, अधीनस्थ न्यायालय होती है बच्चे, ठीक है, इन सबको आदेश दिया जाता है, ठीक है। बताओ यहां तक बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सारे बच्चे जल्दी से एक बार बता देना बेटा। चलिए, तीसरी रिट जो है बच्चे याद रखिएगा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देख लीजिएगा सर जल्दी से। यहां पर है बच्चे, मान लो कोई मामला है सर, कोई क्या है बेटा, मैटर है। थोड़ा पानी देना रजनीश। अगर बच्चे कोई मैटर है, ध्यान से देखिएगा, और मैटर पर सुनवाई कर रही है कोई ना कोई बच्चे क्या, न्यायालय, और मान लो न्यायालय के बच्चे कार्य क्षेत्र से ये जो मामला आया है ये कार्य क्षेत्र से क्या है बेटा, बाहर है, फिर भी ये कार्य को कर रही है, तो याद रखिएगा बच्चे, तब जो हमारा उच्च न्यायालय होगा बेटा, अगर इसकी शिकायत होगी तो अपने से निम्न न्यायालय को बेटा वो क्या कर देगा, मना कर देगा बच्चे। यानी कि अगर मामला कोई प्रोसीडिंग का मैटर हुआ बच्चे, किसका बेटा, मैटर अगर प्रोसीडिंग का हुआ, मामला चल रहा है या बच्चे चलने वाला हो और इसके कार्य क्षेत्र में ना आए, तो याद रखना बच्चे इसको क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है बच्चे। और अगर कोई मैटर आया बेटा और हमारे न्याय क्षेत्र में नहीं था, जैसे बेटा कोई मैटर आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटा इस मैटर को देख नहीं सकती थी, इसके कार्य क्षेत्र से बाहर था, फिर भी उसने क्या किया बच्चे, मामले को दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी, तो मामला प्रोसीडिंग का हुआ, अभी तो जजमेंट आया नहीं, तो बच्चे प्रोसीडिंग मैटर को फिर प्रतिषेध रिट के तहत बेटा क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट मना करेगा और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा बच्चे। और अगर मान लो वही मैटर बेटा सूचना नहीं मिली और उस मैटर पर इसने बच्चे क्या दे दिया, निर्णय दे दिया, जजमेंट दे दिया बच्चे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा बच्चे, इस रेट के तहत इस जजमेंट को जो निर्णय दिया है बच्चे, जिसके कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं आ रहा था फिर भी उन्होंने निर्णय दे दिया, तब इस निर्णय की बच्चे नेचर को यानी प्राकृत को चेक किया जाएगा बच्चे, नेचर को चेक किया जाएगा कि कहीं पर यहां पर बेटा किसी भी बच्चे पक्ष का दुरुपयोग तो नहीं किया गया, यानी कि प्राकृतिक न्याय देखा जाएगा कि प्राकृतिक न्याय को अपनाया गया है जजमेंट में कि नहीं अपनाया गया। अगर नहीं अपनाया गया होगा तो वो सारे जजमेंट रद्द हो जाएंगे बेटा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग गया या हाई कोर्ट को ये लग गया कि यहां पर प्रकृत न्याय का बच्चे रूल अपनाया गया है, किसी के साथ कोई बच्चे यहां पर दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, मैटर सॉल्व हो चुका है, यही निर्णय हम भी देते अगर हमारे पास केस रहता, तो इस जजमेंट को मान लिया जाता है। ठीक है बेटा, फिर से देख लो सर, अगर मामला प्रोसीडिंग का है और उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है फिर भी वो सुनवाई कर रहा है तो उसे मना कर दिया जाएगा। और अगर बच्चे उसने जजमेंट दे दिया है, प्रकृत न्याय का अगर बच्चे नहीं अपनाया गया होगा तो बदल दिया जाएगा, नहीं तो बच्चे इसको बच्चे सूचित कर दिया जाएगा, बाकी ये मैटर क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना, ये दोनों एक ही मैटर से जुड़ी हुई दो रिटियां हैं। मामला प्रोसीडिंग का है, मना कर दिया जाएगा क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर था फिर भी इसने जजमेंट दे दिया, तब प्रकृत जस्टिस को नेचुरल जस्टिस को चेक किया जाता है, प्राकृतिक न्याय को बेटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चे 4 रिट। और लास्ट है बेटा, आपको पता ही है, अधिकार परीक्षा। कौन सी रिट है बेटा, अधिकार परीक्षा है सर।
5वीं रिट है बेटा अधिकार परीक्षा। क्यू वरांटो, अर्थ क्या है, प्राधिकार क्या है, यानी आपका प्राधिकार क्या है। अगर कोई व्यक्ति बच्चे गलत तरीके से किसी पद को ले लेता है और वो उन पद की शक्तियों का बच्चे क्या करता है, प्रयोग करता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो एक तो आपने पद भी गलत तरीके से लोक पद को हासिल किया है और उस पद की शक्तियों का आप मार्केट में क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के तहत पूछता है उस व्यक्ति से बच्चे कि आपने किस तरीके से पद को हासिल किया है और किसके तहत बच्चे आप शक्तियों का क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, इसके बारे में पूछा जाता है बच्चे। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्यू वरांटो बेटा। क्या कहते हैं बच्चे, क्यू वरांटो कहते हैं, यानी अधिकार परीक्षा बच्चे। ठीक है, तो उनसे पूछ लिया जाता है भाई पद कैसे लिया है और शक्ति का प्रयोग कैसे कर रहे हो आप लोग, जबकि ये आपके पास पावर नहीं है। तो याद रखना बच्चे 5 प्रकार की रिट बता दिया। सुप्रीम कोर्ट रिट पर बाउंड होता है बट हाई कोर्ट रिट पर बाउंड नहीं होता बच्चों, उसके स्वाविवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बच्चे आपका न्यायिक समीक्षा। 5वां जो होगा न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा बच्चे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बेटा, जुडिशियल रिव्यू बेटा। ठीक है, अनुच्छेद 13 में भी है, अनुच्छेद 32 में भी है, अनुच्छेद 226 में, 3 जगह बच्चे न्यायिक समीक्षा की बात की गई बच्चे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, ये जो हमारी कार्यपालिका होती है बच्चे और ये जो हमारी विधायिका होती है, लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां तो सारे कार्य करने वाले लोग होते हैं बच्चे। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो अस्थाई मेंबर होते हैं और मंत्रिपरिषद हमारी क्या होती है, अस्थाई। संसद की बात करते हैं तो विधायिका। ये लोग बच्चे जो कार्य करते हैं, याद रखना, यानी कार्यपालिका और जो बच्चे विधायिका है, इसके कार्य और शक्तियों की बच्चे, इसके यार कार्य याद रखना, बस एक लाइन बेटा, इसका जो कार्य होगा और इसके शक्तियों की, कार्य और शक्तियों की बच्चे संवैधानिक, कार्य और शक्तियों की बच्चे संवैधानिक क्या करना, जांच करना बेटा। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यायिक बच। और अगर मान लो बच्चे इसने कोई शक्ति का या कार्य का दुरुपयोग किया है तो बच्चे हमारी सुप्रीम कोर्ट बेटा जुडिशियल रिव्यू के तहत उस मैटर को खत्म कर देगी बच्चे। इसका मैं एग्जांपल दूंगा तो वहां से शायद समझ में आ जाए। जो भी बच्चे हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कार्य होगा उसके कार्य और शक्तियों की बच्चे संवैधानिक तरीके से क्या करना बेटा, जांच करना, संवैधानिक तरीके से क्या करना, जांच करना। और लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि इन्होंने ये गलत काम किया है तो आपको पता है सर उसे रद्द कर दिया जाता है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे, NJAC बेटा, ये बच्चे आपको पता है, इसको समझ लीजिएगा समझने के लिए। हमारी सरकार ने बेटा, आपको मैंने कहा था कि मोदी सरकार ने बेटा, ध्यान से देखिएगा, 99वां संविधान संशोधन किया बेटा। कौन सा संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन किया। और कौन से सन में किया था, 2014 में। और इस के तहत बेटा, ठीक है बच्चे, तो यहां पर 90 संविधान संशोधन 2014 में करके बेटा क्या किया गया, कॉलेजियम प्रणाली बेटा, जो जजों की नियुक्ति की प्रणाली थी, इसको इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया।
और बेटा एक नया संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान कर दिया बच्चे। किसने? बीजेपी सरकार ने बेटा। अब कोलेजियम सिस्टम जो था बच्चे, आपको पता था यहां पर कि 5 लोग होते थे। कितने लोग बेटा? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, 4 अन्य होते थे, और जिस नाम पर बेटा मतदान होता था तो 3-2 का बच्चे बहुमत होता था, मेजॉरिटी, उसी को बच्चे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जाता था। यहां पर क्या किया गया सर? इस वाले सिस्टम में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, मैंने कल बताया भी था परसों क्लास में बेटा, याद रहेगा बच्चे, इसमें बताया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन बनाया गया, इसमें क्या किया गया बच्चे कि 2 सीनियर जजेस कर दिया गया था, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक कानून मंत्री को बना दिया गया था, और 2 बाहरी लोगों को बना दिया गया। यानी कि जो यहां पर अब मेंबर बने थे बेटा, आपने देखा एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, 2 सीनियर जज हो गए बच्चे, 2 सीनियर जज हो गए। टोटल न्यायपालिका से कितने आए? 3 आए। फिर एक कानून मंत्री, 2 अन्य, ये कार्यपालिका के सदस्य हो गए। तो अब यहां पर देखो मतदान बेटा 50-50 हो गया। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कार्यपालिका और विधायिका ने नया जजों के अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम बनाया, आयोग बनाया है, ये संवैधानिक बच्चे और सुप्रीम कोर्ट के पारदर्शिता को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। यहां पर कार्यपालिका के लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैं इस कानून को न्यायिक समीक्षा करके बच्चे क्या कर दे रहा हूं? खत्म कर दे रहा हूं, और पुरानी ही प्रणाली को अपनाया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलेजियम प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आई? सारे बच्चे जल्दी से मैसेज करके बता देना कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। मान लो बच्चे कोई भी कानून सरकार बनाती है और हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये लोगों के लिए नुकसानदेह है, तो उसके द्वारा जो बनाया गया कानून है उसका बच्चे क्या करते हैं? निरीक्षण करके सर न्यायिक समीक्षा के तहत बेटा उसको चेंज कर सकते हैं। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो आपका बच्चे जुडिशियल रिव्यू वाला भी पॉइंट हो गया, और मैंने ये भी बता दिया कि कैसे ये हुआ था, और मुझे पूर्णतः उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग बच्चे बात कर लेते हैं जनहित याचिकावाद की। कोई बच्चा फुल फॉर्म बताएगा? जरा बताओ, फुल फॉर्म बताओ बच्चे। PIL का फुल फॉर्म बताओ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बच्चे। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिखो, खत्म हो जाएगा। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं। तो फिर ये लाया कौन? सबसे बड़ा मैटर करता है। फिर ये बच्चे जनहित याचिकावाद लाया कौन? तो आपको पता होना चाहिए सर, ये लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया। और पक्का है बच्चे ये कब लाया गया? तो आपका रिजल्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। 1985 में सुप्रीम कोर्ट बेटा एक बच्चे नया चीज लाया जिसका नाम था जनहित याचिकावाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेटा। ठीक है, और कौन कौन लाया था बच्चे? तो याद रखना सर, चीफ जस्टिस से PN भगवती, क्या नाम था बेटा? PN भगवती नाम था, और एक दूसरा नाम था बच्चे कृष्णा अय्यर।
कृष्णा अय्यर, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे बेटा, ठीक है, और ये अन्य जज थे बच्चे। और याद रखिएगा इन्हीं दोनों लोगों ने बेटा 1985 में सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा एक लाया गया बेटा जिसे हम जनहित याचिका वाद कहते हैं बच्चे, जनहित याचिका वाद कहते हैं बच्चे, ठीक है। और याद रखना सर ये जो वाद है ये अनुच्छेद 32 और 226 के तहत ही आता है। अब मैं बता देता हूं बच्चे कि ये क्या होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बच्चे कि पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए सर, एक रिसेंट का केस ले लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक केस ले लेते हैं। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाथरस का केस चल रहा है। हाथरस का केस जो था बच्चे, कहा गया इसकी जांच के लिए, हाथरस का जो केस था बच्चे, अगर हम इसकी जांच के लिए किया जाए बच्चे, तो इसमें कहा गया बेटा, हाथरस के केस में एक व्यक्ति ने बेटा एक PIL डाला और कहा बच्चे, कोई भी व्यक्ति PIL कर सकता है बच्चे, उसने कहा, हालांकि उसका लेना देना इस केस से था या नहीं था कोई बात नहीं, एक आम जन भी बच्चे इसको कर सकते हैं। तो हाथरस केस में उसने कहा कि सर ये जो हाथरस का केस है इसकी जांच स्वयं कौन करे, या ये मामला कहां लाया जाए डायरेक्ट, तो ये मामला लाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये मामला हाई कोर्ट में चलेगा तो वहां पर कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए बच्चे हमने जनहित याचिका दायर किया कि सर इस मैटर को ले जाया जाए कहां, इस मैटर को लाया जाए सुप्रीम कोर्ट, ताकि आसानी से इस केस को बच्चे क्लियर किया जा सके, बच्चे आसानी से इस केस को क्या किया जा सके, क्लियर किया जा सके बच्चे, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे बच्चे। या कह सकते हो बच्चे कि कमजोर वर्ग का शोषण ना हो, ठीक है बच्चे, कमजोर वर्ग का शोषण ना हो। इस मान लो बच्चे किसी कमजोर वर्ग का शोषण हो रहा है, अब कमजोर आदमी तो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानकारी रखता, तो कोई भी आमजन बेटा उस कमजोर व्यक्ति के बारे में PIL दाखिल कर सकता है कि फला फला व्यक्तियों द्वारा उस व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, कृपया आप देखिए इस मैटर को। तो सुप्रीम कोर्ट बेटा उस मैटर को संज्ञान में ले लेगा और बच्चे उन व्यक्तियों को आदेश देगा जो लोग उस व्यक्ति के साथ क्या कर रहे हैं या व्यक्तियों के साथ गलत कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चे। संसाधन के अभाव, हाँ ये बच्चे सीधा सा कह सकते हो सर, एक और दो पॉइंट देख लो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संसाधन के अभाव के कारण कोर्ट नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे हर लोगों की पहुंच यहां तक बने और ये बंदा उन हर व्यक्तियों का कार्य कर सके। इसीलिए बच्चे PN भगवती ने कहा कि इसे ब्रॉड स्तर पर ले जाइए भाई, हम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जान नहीं पाते हैं बेटा। न्यायपालिका न्याय करने के लिए ही तो बनी है मेरे बच्चे, तो जब न्याय ये नहीं कर पाएंगे लोगों तक, तो बच्चे एक रास्ता बना दिया गया। हमने कहा ना हाथरस केस बेटा, कहा गया कि हाई कोर्ट में गड़बड़ी हो सकती है केस को लेकर, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे देखा अरे यार ये हो सकता है, तो उसने बच्चे अधिकारियों को नोटिस जारी किया, भाई कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो नीचे के लोग हैं बेटा, जो जांच टीम में जुड़े हैं, उन्हें ये पता भी चल जाए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंच चुका है। वो लोग जो कमजोर हैं बच्चे, उनके लिए, उन लोगों के पास संसाधन का अभाव होता है, तो उनके लिए बच्चे लाया गया, ठीक है। चलो यही हमारा बच्चे जनहित याचिका वाद होता है, सीधा कह सकते हो कमजोर वर्ग के लिए। हमने बता दिया संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये लाया गया। अगला नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे न्यायिक सक्रियतावाद, ज्युडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद बेटा, ठीक है, सक्रियवाद बेटा। जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है बच्चे। अब कुछ नहीं बच्चे, बस एक पॉइंट याद रखिएगा,
बच्चे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ही एक ये क्या है, भाग है बच्चे, ठीक है। वहां पर बेटा लोगों के साथ जो गलत हो रहा था उसकी जानकारी पहुंचाते हैं बच्चे, ठीक है। यहां पर क्या किया जाता है बच्चे, इसके तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है बच्चे, जो यहां की हमारी कार्यपालिका होती है और जो विधायिका होती है, जो कार्यपालिका होती है और क्या होती है बच्चे, जो विधायिका होती है, इनके कर्तव्य जो होते हैं बच्चे, इनके जो कर्तव्य होते हैं, जब ये कर्तव्य अपना पूरा ड्यूटीज नहीं निभाते हैं तो कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्या है, बाध्य किया जाता है, बाउंड किया जाता है बच्चे। जैसे क्वेश्चन आया था कि जो बच्चे ध्यान से देखना, अभी आपने कुछ साल पहले देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे आदेश दिया कि जो NH है हमारा नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे के बच्चे किनारे 500 मीटर तक कोई भी अल्कोहल की दुकान नहीं होनी चाहिए, यानी दारू की दुकानें होनी नहीं चाहिए। हालांकि ये ड्यूटी थी बच्चे कार्यपालिका की और विधायिका की, क्योंकि दारू पीकर लोग जब गाड़ियां चलाते हैं सर तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे इनके कर्तव्य को बताया। किसके तहत, न्यायिक सक्रियतावाद के तहत बेटा। हमारा न्याय जो है वो हर क्षेत्र में सक्रिय रहता है। उसने देखा कि यार ये कर्तव्य इन दोनों का है कि ये सारी घटनाएं ना हो, फिर भी ये कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इनकी ड्यूटी को याद दिलाया जाता है बच्चे इसके तहत, जिसे हम न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। इसके तहत गरीबों को बच्चे संसाधन की सुविधा उपलब्ध हो और इसके तहत बच्चे क्या करते, बाध्य कर दिया जाता है, भाई ये काम आप लोग करो। हालांकि ये सब काम कार्यपालिका को करना चाहिए बेटा, जब वो नहीं करते हैं तो फिर उनको प्रतिबाध्य किया जाता है बच्चे, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनके किनारे 500 मीटर तक कोई भी दारू की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं बच्चे, ठीक है। अब अगला होगा, एक क्लास और निपटा लो जल्दी से, टाइम कितना हुआ, यहाँ अगला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चे, रिव्यू पिटीशन होता है, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 बच्चे, रिव्यू पिटीशन बेटा, ठीक है। पुनर्विलोकन याचिका, डालो हेडिंग जल्दी से, इसको भी निपटा दें। पुनर्विलोकन याचिका, ठीक है बच्चे। अगर कोई याद रखिएगा जो मामला है बेटा, ये अमेरिका से लिया गया सर, कहां से लिया गया, USA से सोर्स है इसका बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कोई मामला है, कोई मैटर है, कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बच्चे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिक्री कर दिया या अपना बच्चे निर्णय दे दिया। किसने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। कोई एक ऐसा मैटर पहुंचा बच्चे तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दे दिया बच्चे। तो आप याद रखना बच्चे, इस निर्णय के विरुद्ध बेटा, इस निर्णय के विरुद्ध बच्चे 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बच्चे अंदर आपको पता है रिव्यू पिटीशन दाखिल करना पड़ता है कि बच्चे हमें बच्चे जो ये निर्णय आया है इससे हमें संतोष नहीं मिला है, हमें असंतोष है बच्चे, ठीक है। यानी कि इसको फिर से मामले की क्या की जाए, जांच की जाए, इस पर पुनः विचार किया जाए बेटे। तो 30 महीने के अंदर बेटा रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, और जब ये रिव्यू पिटीशन बेटा फिर से आएगी और अगर कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर से बच्चे इस मामले पर सुनवाई होगी और मामले पर क्या होगी, जांच होगी बच्चे, ठीक है, जांच होगी, ये याद रखना। लेकिन हाँ सर, एक पॉइंट और याद रखना, मान लो निर्णय बच्चे 2 जजों की बेंच ने दिया हो, अगर निर्णय 2 जजों की बेंच ने दिया हो और निर्णय के विरोध में बेटा फिर से वो लोग 30 दिन के अंदर अयोध्या मैटर को ले लिया जाए। अयोध्या मैटर पर बच्चे आपने देखा होगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या किया था, 30 दिन के अंदर फिर से बच्चे रिव्यू पिटीशन डाली थी कि इसकी फिर से सुनवाई की जाए, हम इस निर्णय को मान्य नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया।
तो बच्चे मामला क्लियर हो गया। मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर भी लेता है बेटा, तो फिर ये 3 नहीं बच्चे, फिर बड़ी बेंच बनाई जाएगी, तो फिर 3 जजों की 4-5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी बेटा। इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। और हाँ सर, अगर दोबारा जांच हो रही है और वहां पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आ जाते हैं जिससे बच्चे अगर उस निर्णय को चेंज करना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को चेंज कर देती है। इसी को तो न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। यानी न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों को रद्द करके एक नया जजमेंट जारी कर सकता है बच्चे। ये पॉइंट्स आप याद रखना। लेकिन जब बच्चे रिव्यू पिटीशन आए तो उसे सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करे फिर ही सुनवाई होगी सर, अन्यथा नहीं होगी। अब इसी में और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक मामला देख लेते हैं बच्चे जो आया, जिसका नाम था निर्भया। क्या नाम था बेटा? निर्भया बच्चे, ठीक है। अब याद रखिएगा सर, निर्भया बच्चे केस कब हुआ था? हाँ बच्चे, निर्भया को ले लिया जाए। अगर निर्भया केस देखा जाए बच्चे, तो आपको पता है सर ये हुआ था 2012 में, ठीक है बच्चे। अब 2012 में हुआ और आपने देखा सर इस पर क्या कर दिया गया? निर्णय दे दिया गया। रिव्यू पिटीशन आई बेटा, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। अब निर्णय के बाद बच्चे आपको पता है क्षमा दान के लिए, क्योंकि फांसी की सजा हुई थी, तो क्षमा दान के लोग कहां गए बेटा? राष्ट्रपति के पास गए। इनका वो भी बच्चे फाइल राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया बच्चे, ठीक है। तो आपको पता है सर इन सब के बाद भी बच्चे याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं? उपचार, उपचारात्मक बच्चे याचिका का भी प्रावधान है। उपचारात्मक एक याचिका होती है बच्चे, ठीक है। इसे हम क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। बड़ा हाईलाइटेड था उस समय बच्चे, क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं सर। और आपने देखा होगा बच्चे कि काफी टाइम लगा था, यानी कि सब कुछ बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे निर्णय को रद्द कर दिया, राष्ट्रपति ने भी बच्चे ने क्षमादान करने से मना कर दिया। तो आपने देखा इन्होंने सर एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली थी बच्चे। और क्यूरेटिव पिटीशन जो था बच्चे, याद रखिएगा सर जी, क्यूरेटिव पिटीशन चारों लोगों ने बारी बारी डाली और सबकी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया बच्चे। तब जाके हम इनको क्या दे पाए थे? फांसी दे पाए थे। यानी आप देखो यार, पहले निर्णय आया, फिर बच्चे पुनर्विलोकन यानी रिव्यू पिटीशन का भी प्रावधान है। मान लो बच्चे रिव्यू पिटीशन कैंसिल हो गए तो राष्ट्रपति के पास सजा माफी के लिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने भी फाइल कैंसिल कर दिया बेटा। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बेटा क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी इनका क्या कर देता है बच्चे? रद्द कर देता है, तब जाके इनको सजा होती है। आपने देखा ही होगा बच्चे कितने साल लग गए निर्णय आने में। यही एक कारण है कि बच्चे जो हमारी न्यायपालिका है उसके थोड़े सिस्टम जो है बड़े लचर हैं बच्चे, ठीक है। आप बताओ बेटा, क्यूरेटिव पिटीशन समझ में आया? ठीक है, तो मैं इसको सीरीज में बना देता हूं। इसको आप लोग ऐसे सीरीज में बना लीजिएगा तो और अच्छा होगा बेटा, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए बच्चे, किसी व्यक्ति को या उन्हीं चारों को क्या मिली? सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दिया बेटा। अब फांसी के लिए, माफी के लिए किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे बेटा। मान लो बेटा राष्ट्रपति ने भी इसे कैंसिल कर दिया, तो राष्ट्रपति के बाद बच्चे आपको पता है क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है बच्चे, क्यूरेटिव पिटीशन हो जाएगा। और क्यूरेटिव पिटीशन बच्चे दाखिल करने के लिए ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील होना चाहिए बच्चे। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील रहना चाहिए बच्चे। और क्यूरेटिव पिटीशन पर उसके क्या होने चाहिए? सिग्नेचर हो चाहिए बेटा, तभी याद रखिएगा ये दाखिल होगा बच्चे। यानी लिखित रूप से निर्णय के बच्चे लिखेगा सीनियर वकील कि जो रिजल्ट आया है, जो निर्णय दिया है, वो लिखित रूप में लिखेगा कि निर्णय में कुछ ना कुछ कमी है बेटा। और
याद रखना बच्चे, अगर मान लो एक्सेप्ट हो जाता है तो बच्चे छोटी बेंच की जगह एक बड़ी बेंच बैठाई जाती है, बस इतना याद रखो। तो इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दिया, फांसी के विरोध में माफी के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकते हो, राष्ट्रपति ने भी माफी देने से इनकार कर दिया, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है बेटा क्यूरेटिव पिटीशन। एक सीनियर वकील बच्चे लिख कर देता है कि निर्णय में कुछ ना कुछ कमी रही है। तो मान लो सर अगर 2 जजों की बेंच ने निर्णय दिया था और उसमें बताया जाता है कि कोई ना कोई कमी रही होगी, तो अगली बार बच्चे एक क्या बना दी जाती, बड़ी बेंच, और फिर बड़ी बेंच क्या करती है, निर्णय। और जब सबका एक एक बार मौका मिलता है, सबकी क्यूरेटिव पिटीशन कैंसिल हो जाएगी, तब उस आदमी को क्या मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा क्यूरेटिव पिटीशन भी था बच्चे। निर्भया केस में ही देखा था बच्चे, 4 अभियुक्तों का केस चला 2012 से, लेकिन उनको सजा मिली बच्चे 2020 में। ठीक है, तो ये आपका न्यायिक सक्रियतावाद था बच्चे, जुडिशियल रिव्यू भी बता दिया, पुनर्विलोकन भी बता दिया बच्चे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बता दिया। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही है बच्चे। ठीक है, बाकी कल बेटा। बाय बाय, टेक केयर बच्चे। अब इसमें थोड़े से और पॉइंट्स बचे हुए हैं बस। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे।